मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सचिन खरे और इस वीडियो लेक्चर में हमें भारत के उपराष्ट्रपति का अध्ययन करना है कि भारत का उपराष्ट्रपति के क्या क्या कर्तव्य हैं, उसकी योग्यताएं क्या हैं और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने लेक्चर से। भारत के उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 63 है वो ये प्रावधान करता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा कि भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका ये तात्पर्य है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है वह अपने पद के आधार पर ही भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है और अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता। इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 64 में कि जब तक वह व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है उस दौरान वह किसी भी लाभ का पद या किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भारत के राष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो हमने ये जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये हमने ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। अब उपराष्ट्रपति पद की क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक हो तथा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये 3 योग्यताएं हैं जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 66(3) में। और वो 3 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 66(4) के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने लाभ का पद धारण किया है भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन, तो वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा। लाभ का पद क्या है ये मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आपको समझाया था, फिर से मैं बता देता हूं। ऐसा कोई भी पद जिसमें मेहनत करने के अगेंस्ट में आपको सैलरी मिल रही हो उसे लाभ का पद माना जाता है। इस उपबंध के अंतर्गत संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री लाभ के पद के अंतर्गत नहीं समझा जाएगा। मतलब अगर कोई राष्ट्रपति है जो बाद में उपराष्ट्रपति बन जाए या कोई पुराना उपराष्ट्रपति ही है जो फिर से निर्वाचित हो जाए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, संघ और राज्य के मंत्री, इन्हें लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई अधिकारी है, ठीक है, अधिकारी का पद लाभ का पद माना जाता है क्योंकि उसे अपने मेहनत के अगेंस्ट में सैलरी दी जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 66(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। मतलब अगर कोई संसद का सदस्य या राज्य के विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि जिस तिथि से वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है उस तिथि से ही उसने उस सदन में अपना स्थान छोड़ दिया है।
इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 66(2) में। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और इतने ही मतलब 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी उस व्यक्ति को जो उपराष्ट्रपति का पद के लिए निर्वाचन में भाग ले रहा है। और राष्ट्रपति में ये 50-50 था, 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित। ये अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति में। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यह 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी प्रणाली वही लगती है जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में है। अतः एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। लेकिन इनका निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज अलग होता है राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब इस पर ध्यान देने लायक बात क्या है? संसद के दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जबकि राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य थे वो भी निर्वाचित, और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ संसद अर्थात हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, भले ही वे निर्वाचित सदस्य हों अथवा मनोनीत सदस्य हों, ये सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। क्लियर है? तो प्रणाली वही लगेगी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लगती है। बस फर्क क्या है? तो फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पर संसद के सभी सदस्य मतलब हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, भले ही वे मनोनीत हों अथवा निर्वाचित हों, वे सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, किंतु राज्यों की विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, यह अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति के चुनाव में कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते। अगर अपन बात करें विधान परिषद की, जो कि राज्यों की विधायिका का उच्च सदन होता है, तो ये ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसीलिए राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों का रोल ही खत्म हो जाता है। राज्य विधान परिषद, यही मैं आपको भी समझा रहा था, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते। क्लियर? अब अपन बात करते हैं उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की, पदावधि। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखने लायक है। सबसे पहले आर्टिकल 67 में इसका प्रावधान है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उन्हें हटाने मतलब पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान देने लायक बात क्या है, आप लोग याद करिए, अपन ने महाभियोग प्रक्रिया पढ़ी थी, याद है? महाभियोग प्रक्रिया, और ये काय के लिए थी? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की जटिल प्रक्रिया लगा करती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। एक तरफ महाभियोग की प्रक्रिया में आधार क्या था? महाभियोग की प्रक्रिया का आधार था संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण, याद आया कुछ? अब आप समझिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया थी, अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान है। और इस महाभियोग का आधार क्या था? सिर्फ संविधान का अतिक्रमण, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना बहुत ही आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि यहां पर राज्यसभा किसी भी आधार पर, ठीक है, अब यहां पर आधार नहीं है कौन सा? संविधान के अतिक्रमण का। राज्यसभा किसी भी आधार पर ऐसा प्रस्ताव ला सकती है उपराष्ट्रपति को हटाने का, और लोकसभा की सिर्फ स्वीकृति आवश्यक है, और राज्यसभा इसे सामान्य बहुमत से ही पारित करेगी। अब अपन इसको पढ़ते हैं। किंतु इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव के प्रस्तावित करने के अभिप्राय, मतलब आप किस आधार पर ऐसा प्रस्ताव ला रहे हो, इस अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व ना दे दी गई हो, ठीक है। तो सूचना देना अनिवार्य होगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति की अपेक्षा उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने की प्रक्रिया काफी आसान है, क्योंकि यहां राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान का अतिक्रमण जैसा सशक्त आधार एवं महाभियोग जैसी कठिन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। पढ़ा था अपन ने ये। वहीं उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी आधार जिसे राज्यसभा उचित समझे तथा राज्यसभा का साधारण बहुमत एवं लोकसभा की सिर्फ सहमति आवश्यक है। इसीलिए उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अधिक सरल है। अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही करा लिया जाएगा। आई बात समझ में? ये जो निर्वाचन होगा ना उपराष्ट्रपति का, ये उनकी पदावधि की समाप्ति से पहले ही करा लिया जाएगा, जबकि उसकी मृत्यु, पद त्याग या पदच्युति के कारण हुई पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जाएगा। मतलब अगर पद की रिक्ति हुई है उपराष्ट्रपति की मृत्यु से, पद त्याग से या पदच्युति से, तो इस पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जल्द से जल्द कराया जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ कार्यकाल ही समाप्त होने वाला है, तो अनुच्छेद 68 के अनुसार कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन करा लिया जाएगा। नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना अनुच्छेद 65 के अनुसार, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर आसीन हो जाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में एक उपसभापति भी होता है। तो जब राज्यसभा का सभापति यानी हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाला करते हैं या संभालते हैं, उस दौरान राज्यसभा का जो उपसभापति है वो राज्यसभा के सभापति का पद संभाल लेते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद के एक्चुअल में कोई कर्तव्य नहीं है,
जो कर्तव्य इन्हें दिए गए हैं वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्य इनको निभाने होते हैं। इस वजह से कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 71, याद आया कुछ? ये भी अपन ने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवादों का विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के विनिश्चय का अधिकार उच्चतम न्यायालय मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। वह इस पद पर कितनी भी बार निर्वाचित किया जा सकता है। अब अपन पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में। आर्टिकल 69 अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। उपराष्ट्रपति निम्न दो या निम्न रूप में शपथ ग्रहण करता है, अर्थात ये भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेते हैं, अपने पदीय कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करेंगे। मतलब दो चीजों की शपथ लेते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। एक है भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, और दूसरा है वे अपने पदीय कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करेंगे। तो पदीय कर्तव्य और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ उपराष्ट्रपति ग्रहण करते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में दिया गया है, ना कि अनुसूची 3 में। अब अपन बात करते हैं इनके वेतन एवं भत्ते की। तो संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन एवं भत्ते का प्रावधान नहीं है, यानी कि उपराष्ट्रपति पद की सैलरी नहीं लेंगे। वे राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनको सैलरी दी जाती है, ना कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अतः उन्हें आर्टिकल 97 के तहत राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है, उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता। अभी मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जाता है, जबकि राज्यसभा के सभापति होने का वेतन उनको मिलता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन 4 लाख रुपए मासिक है, जो पहले 1,25,000 था, लेकिन हाल ही में इसे एक्सटेंड करके 4 लाख रुपए कर दिया गया है। यह वेतन भारत की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, मतलब उनमें किसी भी प्रकार का रिडक्शन या कमी नहीं की जाएगी। बट दे कैन बी एक्सटेंडेड, मतलब इन्हें बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। ध्यान रखने लायक बात क्या है कि 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान कर दिया गया है। कब से हुआ यह पेंशन का प्रावधान? वर्ष 1997 से, जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद का निर्वहन करने लगते हैं, तो उस दौरान वे राज्यसभा के सभापति का कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया था कि उस दौरान राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, ठीक है, वो पहुंच जाएंगे सभापति के पद पर, ठीक है। अतः इस समय उसे राज्यसभा के सभापति का नहीं बल्कि राष्ट्रपति का वेतन दिया जाएगा।
मतलब अगर हमारे उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं तो उस दौरान उन्हें जो वेतन दिया जाएगा वो राष्ट्रपति के पद का ही वेतन दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एमपीपीएससी और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं और उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अतः उसका सबसे प्रमुख कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उसकी कार्यवाहियों का संचालन करना होता है। कॉमन सेंस, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, इसीलिए राज्यसभा की बैठकों का संचालन करना उनका पदीय कर्तव्य है। वह राज्यसभा में अनुशासन कायम करता है तथा राज्यसभा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। वह सदन में पेश किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श अर्थात बहस कराते हैं, उस पर मतदान कराते हैं तथा उसका परिणाम घोषित करते हैं, क्योंकि वे राज्यसभा के सभापति हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। एक और बात आप लोग याद रखना, भले ही जैसे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष अभी हम पढ़ेंगे संसद के बारे में फिर से, लेकिन जो चीज यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसे समझिए आप। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष एक्चुअल में सदस्य हैं लोकसभा के, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति भले ही राज्यसभा के सभापति हैं, लेकिन वे राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। इस कारण से उन्हें राज्यसभा में अगर किसी भी विधेयक पर मतदान हो रहा है तो उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। परंतु मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। यदि किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों में 50-50% वोटिंग हो गई, ठीक है, मतलब कोई सा विधेयक पारित हो रहा है तो 50% चाह रहे हैं कि वो पारित हो जाए और 50% चाह रहे हैं कि वो पारित ना हो। सिर्फ इसी सिचुएशन में राज्यसभा के सभापति निर्णायक मत देंगे, अन्यथा उन्हें सामान्य रूप से मत देने का अधिकार नहीं है। वह इस बात का निर्णय करता है कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है तथा कौन सा नहीं है। वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकते हैं तथा ऐसी भाषा को सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश भी देते हैं। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तथा उसके द्वारा सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकारों को संरक्षण भी प्रदान किया जाता है हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि वे क्या हैं, अब तो याद हो गया होगा, वे हैं राज्यसभा के सभापति। जब राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिया जाता है तब उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। ये भी अपन ने राष्ट्रपति में पढ़ा।